बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू उसकी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर खेती कर कर वो अपनी 2 वक्त की रोटी चलाते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही मेहनती थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती जा रही थी और बल कम होता जा रहा था। बच्चे के लिए उन दोनों की बड़ी इच्छा थी। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे। कितना अच्छा होता जी अगर हमारे भी एक बेटा होता। जब हम बूढ़े हो जाते तो वे हमारे बुढ़ापे को हर तरह से आराम देता। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हम कर भी क्या सकते हैं, बस ईश्वर पर भरोसा रखो तो सब ठीक होगा। उन दोनों ने एक दिन सुबह सुबह भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की। थोड़े दिन बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसके बच्चा हुआ, परंतु बच्चा इंसान का ना होकर एक मेंढक का था और उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी किसान की पत्नी ने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, इसकी आंखें तो देखो कैसे चमक रही हैं। इसे घर में रखकर क्या ही फायदा, जाओ इसे बाहर फेंकाओ। परंतु शकुंतला का मन उसे फेंक देने का ना हुआ और उसने कहा, ईश्वर हम पर प्रसन्न नहीं है। उसने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, परंतु अब तो ये मेंढक ही हमारा बच्चा है, इसीलिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाब में रहता है। हमारे घर के पीछे जो तालाब है उसमें इसे छोड़ाओ, ये वहीं रह जाएगा। रामू ने मेंढक को उठा लिया और जब वो उसे ले जाने लगा तो मेंढक इंसानी आवाज में बोला, अरे अरे माँ जी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं इंसानों के घर पैदा हुआ हूँ और मुझे इंसान की तरह रहना चाहिए। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आदमी जैसी हो जाएगी और मैं भी एक इंसान बन जाऊंगा। रामू सोच में पड़ गया। आखिर एक मेंढक इंसानी आवाज में कैसे बोल सकता है? तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, ये तो चौंका देने वाली बात है। ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है, परंतु जो कुछ भी उसने कहा हमारे लिए तो वो ठीक ही है। तभी रामू की बातें सुनकर उसकी पत्नी बोली, हाँ जी, ईश्वर ने जैसे तैसे करके तो हमें ये दिन दिखाए हैं। अगर ये बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बेटा होगा। हो सकता है किसी के श्राप से मेंढक बन गया हो। हम इसे अपने पास घर में ही रहने देते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु थे और उन्होंने मेंढक को अपने साथ रख लिया। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए एक रोटी बना दो। मैं कल इस राज्य के राजा के पास जाऊंगा और उसके महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 बेटी हैं। उससे कहूंगा कि वो अपनी एक बेटी का विवाह मुझसे कर दे और मैं उन तीनों में से उससे विवाह करूंगा जो सबसे ज्यादा दयालु हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा सहायता कर सके। मेंढक की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा,
अरे बेटा, ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। क्या तुम समझते नहीं हो? तुम्हारे जैसे छोटे जानवर को तो कोई भी भला इंसान अपनी बेटी नहीं देगा। तुम जैसों को तो कोई भी अपने पैर के नीचे कुचल कर चला जाएगा। मेंढक ने अपनी माँ की बातें सुनकर कहा, अरे माँ, तुम चिंता मत करो और तुम रोटी तो बनाओ। तुम देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर जरूर आऊंगा। मेंढक की माँ राजी हो गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी बना देती हूँ। फिर मेंढक की माँ ने मेंढक से कहा, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि उसके राजमहल के सैनिक तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। माँ की बातें सुनकर मेंढक ने कहा, अरे माँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी ही सुंदर सी बहू लेकर लौटूंगा। सुबह अगले दिन मेंढक की माँ ने मेंढक के लिए एक रोटी बना दी और उसे एक थैली में रख दिया। मेंढक ने थैली ली और वो चल पड़ा। चलते चलते वो राजा के महल तक पहुंच गया। महल के बाहर से ही उसने राजा को आवाज लगाई, महाराज, महाराज। जब राजा को बाहर से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी, तब उसने अपने सैनिक को बाहर भेज दिया। सैनिक ने जब बाहर देखा तो सैनिक के होश उड़ गए। वापस जाकर उसने राजा से कहा, महाराज, महाराज, बड़ी ही अजीब सी बात है। एक छोटा सा मेंढक बाहर खड़ा है और आपको बुला रहा है। राजमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये कोई जरूर जासूस भेजा होगा और इसे कैद करवा लीजिए महाराज। राजा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उसने कहा, अरे नहीं मंत्री जी, रुकिए। ये जरूरी नहीं कि वो कोई जासूस का भेजा हुआ हो। पानी में रहता है, हो सकता है कि वो गंगा माँ के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। आप लोग इनका स्वागत करें, इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वो कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। राजा के कहने पर सैनिक ने ऐसा ही किया। मेंढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसे और लोगों की जाती है। उसके ऊपर फूल बरसाए गए और उसके बाद राजा खुद आ गए उसका हाल पूछने। अरे मेंढक भाई, क्या तुम गंगा माँ के महल से आ रहे हो? हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? राजा की बातें सुनकर मेंढक ने उत्तर दिया, मैं गंगा माँ के महल से नहीं आ रहा। मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब बेटियाँ विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से विवाह करना चाहता हूँ। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। राजा और उसके सभी दरबारी मेंढक की इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और राजा गुस्से में बोले, अरे तुम कैसी बेवकूफ सी बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी सूरत तो देखो, कितने बदसूरत दिखते हो। कितने ही बड़े बड़े राजाओं ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, परंतु मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी का विवाह कर दूं? जाओ यहां से, बेकार की बातें मत करो। राजा की बातें सुनकर मेंढक बोला, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करोगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानोगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा।
राजा मेढक की बात सुनकर आग बबूला हो गया और उसने गुस्से से कहा, अरे मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो राज दरबार से बाहर निकलकर जी भरकर हंस। मेढक ने हंसना शुरू कर दिया और उसके हंसने से बड़े जोर से आवाज हुई और धरती कांपने लगी। राजा का महल जैसे गिर ही जाएगा ऐसा लग रहा था। आकाश में धूल उड़ने लगी, चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। किसी को नहीं पता था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अंत में शांत होकर राजा ने बोला, अरे मेंढक महाराज, अब कृपा करके अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा। मेढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा और राजा ने सिर्फ डर कर ही अपनी बेटी का विवाह मेढक के साथ कर दिया। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। राजा की बड़ी लड़की मेढक से बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पास एक पत्थर छुपाकर रख लिया जो समय पर उसके काम आता। मेढक रास्ता दिखाने के लिए आगे चलने लगा और राजा की बड़ी बेटी मेढक के पीछे पीछे चलने लगी। राजा की लड़की सारे रास्ते यही कोशिश करती रही कि उसके घोड़े के पैरों के नीचे मेढक को कुचल दे। मेढक इधर उधर कूदकर बच जाता था। मेढक को कुचलना राजकुमारी को बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। जब एक बार मेढक घोड़े के नजदीक आया तो राजकुमारी ने उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसे मारने की कोशिश की। इस पर मेढक को बहुत ही गुस्सा आया। मेढक ने ये सब देखकर और नाराज होकर उसे वापस छोड़ने का निर्णय लिया और राजमहल को चल पड़ा। जब दोनों राजमहल के अंदर पहुंचे तो मेढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और आकर राजा के पास बोला, महाराज, हम दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती, इसलिए मैं उसे वापस लेकर आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। मेढक की बातें सुनकर राजा गुस्से में होकर बोले, अरे तुम कैसे बेवकूफ हो, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। राजा ने गुस्से से चिल्लाकर मेढक से कहा, तुम मेरी राजकुमारी बेटी को वापस ले आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं राजा हूं, क्या मजाक है, तुम इस तरह मेरी बेटी में से सबको देखना चाहते हो। राजा की बातें सुनकर मेढक कहने लगा, ओह, इसका मतलब ये है कि आप राजी नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं चिल्लाता हूँ। मेढक की बात सुनकर राजा सोचने लगा। अरे अगर वो चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, पर उसका तो हंसना ही भयानक है। राजा ने चिढ़ते हुए मेढक से कहा, हाँ, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से डर जाने वाले नहीं हैं हम, समझे। और मेढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी और कुछ ही समय में नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही समय में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता राजा के महल तक आ पहुंचा। राजा ने और चिल्लाकर कहा,
अरे मेंढक महाराज, चिल्लाना बंद करिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी का विवाह कर दूंगा। अरे सैनिकों, 2 घोड़े निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को कहा कि मेढक के साथ चली जाए, लेकिन दूसरी बेटी मेढक के साथ जाना नहीं चाहती थी। उसने भी घोड़े पर बैठते समय एक पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़ों के पैरों से उसे दबाने की कोशिश की और एक बार वो पत्थर उसके ऊपर मार दिया। तभी मेढक ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, हम दोनों के भाग्यों में एक साथ रहना नहीं लिखा। तुम राजमहल वापस जा सकती हो। ये कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वो राजमहल की तरफ चल दिया। मेढक ने राजा के पास उसकी दूसरी बेटी को छोड़ दिया और बोला, अरे महाराज, आप अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। मेढक की बात सुनकर इस बार तो राजा के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, अरे बेवकूफ, तुमने मेरी सबसे बड़ी बेटी को वापस लौटा दिया और दूसरी बेटी को भी, और अब सबसे छोटी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हो तो तुम बहुत ही मूर्ख हो। कोई भी राजा तुम्हारी इस बदतमीजी को सहन नहीं कर सकता। एक छोटे से मेढक ने उसे इस प्रकार परेशान कर रखा था कि वो बहुत ज्यादा हैरान था। मेढक ने जवाब दिया, महाराज, आप इतने हैरान क्यों होते हो? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें राजमहल वापस ले आया। परंतु आपकी तीसरी बेटी मुझसे विवाह करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी होना चाहते हैं? राजा ने जोरों से चिल्लाया, अरे नहीं, कभी नहीं, वो कभी राजी नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से विवाह करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो। राजा की बातें सुनकर मेढक ने कहा, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी छोटी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं कूदना चालू करता हूँ। राजा वैसे मेढक की बातों से पूरी तरह से डर तो गया था, परंतु उसने गुस्से से ही कहा, अरे तुम कूदो, खुद को जो जी में आए सो करो, जी भर कर करो। मैं तुम्हारी जरा जरा सी बातों से डरने लगा तो राजा 5 दिन का ही रह जाएगा। मेढक ने कूदना चालू कर दिया। जब उसने कूदना चालू किया तो धरती हिलने लगी। राजा के महल की दीवारें भी इतनी जोर जोर से हिलने लगी कि अब तो हार कर राजा को खड़े होकर ये कहना ही पड़ा, अरे ठीक है, मैं मेंढक के साथ अपनी तीसरी बेटी का विवाह कर दूंगा। मेढक ने कूदना बंद कर दिया और सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। राजा की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसका दिल नेक और दयालु था। राजा की बेटी ने सोचा, अरे ये तो साधारण मेढक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि काफी चालाक मेढक लगता है। राजा की छोटी बेटी मेढक के साथ जाने के लिए राजी हो गई। मेढक उसे घर ले आया। जब मेढक की माँ दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे देखकर अचरज में पड़ गई। मेढक की माँ ने सोचा, अरे मेरा मेढक बेटा कितनी सुंदर बहू लेकर आया है।
मेढक की पत्नी बहुत कामकाजू थी। वो हर रोज अपने सासू माँ के साथ खेत पर काम करने के लिए जाया करती थी और अपनी बहू से सासू माँ बहुत खुश रहती थी और बहू भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत ही खुश रहते थे। गांव में हर साल घोड़े की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। इस बार मेढक की माँ की भी इच्छा थी कि मेढक भी साथ में जाए। अरे माँ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सी नदी नाले और तालाब पार करने पड़ते हैं। तुम ही चले जाओ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। मेढक घर पर ही रह गया। घर के और सभी लोग घोड़े की दौड़ देखने के लिए चले गए। घोड़े की दौड़ का मेला एक हफ्ते तक लगा रहता था। आखिरी 2 दिनों में घोड़े की दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी व्यक्ति जीत जाता उसकी बड़ी ही इज्जत होती थी। घोड़े की दौड़ के चौथे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने वाली ही थी तो एक नव व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां आया। जब उसने लोगों से आखिरी घोड़े की दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घोड़े की दौड़ शुरू हुई तो ऐसा लगता था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। उसी दिन आखिरी घोड़े की दौड़ में जीत उसी की हुई। उसे देखकर लोगों में बात होने लगी। अरे उस घुड़सवार का क्या नाम है और वह कहाँ का रहने वाला है? परंतु जैसे ही शाम हुई वो घोड़े पर बैठकर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेढक की माँ और बहू आए थे। और मेढक की पत्नी सोचती रह गई, अरे वो घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो स्वयं भी उसकी सुंदरता और उसके पुष्ट शरीर से प्रसन्न थी। वो स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन ढलते ही वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। वो सोचने लगी, लगता है घुड़सवार बहुत दूर रहता होगा। घर लौटते समय वे भी अन्य लोगों की तरह ही उसी घुड़सवार के बारे में सोच रहे थे। मेढक उन लोगों को दरवाजे पर ही खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घोड़े की दौड़ की बातें सुनानी शुरू की तो वो पहले ही सब बातें बताने लगा। उसकी पत्नी और माँ को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा मेढक बेटा सब बातें पहले से ही जानता है और उसे सुंदर घुड़सवार के बारे में भी पता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी। अगले साल फिर कई दिनों तक घोड़े की दौड़ हुई। मेढक की पत्नी और माँ फिर घोड़े की दौड़ देखने के लिए गए। जब घोड़े की दौड़ चालू हुई तो सब लोग उस सुंदर से घुड़सवार का इंतजार करने लगे और सोचने लगे, अरे उस घुड़सवार का क्या नाम है और वह कहाँ का रहने वाला है? इस बार जरूर उसका नाम पूछ लेंगे और वह कहाँ रहता है और किस गांव में रहता है, ये पूछे बिना उसे वापस नहीं जाने देंगे। घोड़े की दौड़ के आखिरी दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी, वो घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठकर फिर वहां आया। वो एकदम ऐसा आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इस बार लोगों ने फिर देखा कि वो घोड़े की दौड़ में जीत गया था। दिन ढलते ही उसने फिर बिना कुछ कहे अपने घोड़े पर बैठकर मैदान से भाग लिया। जब मेढक की पत्नी और उसकी माँ घर आई तो वे ये देखकर चौंक उठे कि इस बार फिर मेढक को सब बातें पता थीं।
इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई। अरे ये कैसे हो सकता है? जब वो घोड़े की दौड़ में जाता ही नहीं तो उसको सब बातें कैसे पता चल जाती हैं? और उस घुड़सवार को दिन ढलने से पहले ही क्यों जाना होता है? और वो हमारे घर की तरफ क्यों जाता है? और मेरे पति मेढक को उसके बारे में सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं? ये सब बातें उसके दिमाग में घूम ही रही थीं कि अंत में उसने ठान लिया कि वो इन बातों का पता लगा कर रहेगी। अगले साल फिर घोड़े की दौड़ हुई और मेढक की पत्नी मेले में गई। उसने घूमा फिरा, परंतु आखिरी दिन जब आखिरी घोड़े की दौड़ होने वाली थी, वे अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, मेरे पैरों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। मेढक की पत्नी का मेढक की माँ और उसके पिताजी बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे तुरंत जाने को कह दिया। ठीक है बेटी, तुम घर चली जाओ, पर ध्यान रखना, आराम से ही जाना। मेढक की पत्नी वहां से चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम जो किया था वो था मेढक को खोजने का, परंतु उसे मेढक कहीं नहीं दिखाई दिया। तभी उसे एक कोने में मेढक की पड़ी खाल दिखाई दी जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अरे मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरा पति इतना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है, मैं तो उनके बिल्कुल योग्य हूँ। मेढक की पत्नी इतनी खुश थी कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर वो बार बार मेढक की खाल को देखती और सोचती, मेरे पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वो इतने गंदे वेश में क्यों रहते हैं? क्या वो उसकी योग्य नहीं है? उसे खाल से इतनी अधिक घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का ठान लिया और वो सोच रही थी, जब भी मेढक यहाँ आएगा तो इसी बदसूरत भेष में बदल जाएगा, इसीलिए मैं इसे जला ही दूंगी आज। जब उसने खाल जलाई तभी अचानक वो व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठकर वहां आया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो अपनी खाल को आग से जलने से नहीं बचा सका, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। ये सब देखकर उसे चक्कर आ गया और गिर पड़ा। मेढक की पत्नी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई और बोली, तुम इतने अच्छे इंसान हो और तुम्हारा स्वभाव इतना बढ़िया है, तुम फिर मेढक क्यों बने रहना चाहते हो? अरे तुम बहुत अधिक चालाक हो गई थी। जो कुछ भी तुमने किया है वो बहुत जल्दी कर डाला है। अभी उसको करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मेढक की बातें सुनकर उसकी पत्नी बोली, क्या मैंने कुछ गलत काम कर दिया? बोलो ना, अब मुझे क्या करना होगा? अरे भाग्यवान, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था कि मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, परंतु अब ना तो हम लोग और ना ही दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, बल्कि पृथ्वी माता का बेटा हूँ। मैं रात की ठंड को बिना अपनी मेंढक की खाल के सह सकूं, इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी मदद कर सकता, तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति हो जाती कि मैं बिना मेंढक के खाल के बिना रह सकता था। परंतु अभी ये बहुत जल्दी हो गया। तुमने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा।
जब मेढक की पत्नी ने ये सब बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो बोली, अरे मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस तुम ये बताओ कि हमें करना क्या होगा। अरे तुम इतनी दुखी मत हो। अगर तुम हकीकत में यह चाहती हो कि हमें कुछ करना चाहिए, अभी तुम एक काम कर सकती हो। उसने पूरब दिशा की ओर इशारा किया। परंतु ये सब केवल ईश्वर की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह भागता है। वह तुम्हें पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा, जहाँ गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घना जंगल है। उसी घने जंगल में एक भगवान का मंदिर है और वहां जाकर भगवान को प्रसन्न करना होगा। कहना कि लोगों की भलाई के लिए वो इतनी इच्छा को पूरी कर दे, और भगवान से कहना कि दिन निकलने से पहले ही कर दे। देखो, अच्छी तरह से याद कर लो। पहली इच्छा यह है कि लोग गरीब और अमीर ना कहलाएं, सबके पास बराबर धन दौलत हो। और दूसरी इच्छा यह है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। अगर ईश्वर तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुखी से रह सकते हैं, और मुझे इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकता हूँ। मेढक की पत्नी तुरंत घोड़े पर सवार होकर खतरनाक जंगल में जा पहुंची। वो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने ईश्वर से अपनी इच्छा कही। उसकी सच्ची बातें और उसके दुख को देखकर एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया। हे पुत्री, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें मान ली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हारा पति एक साधारण मनुष्य की तरह मेंढक के खाल के बिना ही जीवित रहेगा। मेढक की पत्नी के खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल दी। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसने देखा उसका पति बिल्कुल सही हो चुका था। अब उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। इस तरह मेढक की पत्नी, उसका पति सब खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे।